हेलो हेलो सुनो। तो हार्दिक, आपने साइन कन्वेंशन पूछा था कल और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने बता नहीं पाया था, तो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये हम दोनों के लिए बताएंगे, कॉनकेव के लिए भी करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, बोथ मिरर वर्सेस लेंस दोनों में। तो देखो, पहले हम सिंपल सी अगर हम बताएं, सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। अगर मिरर है तो मिरर के पोल को आप इसके सेंटर पर रख दो। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस इस तरफ मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस आपका इस एक्सिस में है, तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। अगर आप डिस्टेंस जो है पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो आप नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव एच लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव। अगर लेंस हो जा रहा है तो लेंस के केस में जहां पर आपने पोल रखा है वहां पर आप ऑप्टिकल सेंटर रख लोगे। बाकी सारा साइन कन्वेंशन ये सेम है। ये सबसे इजीएस्ट वे है साइन कन्वेंशन का। दूसरा, अगर हम इसको डिटेल में देख लें, मान लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। मिरर तो पहला हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में मान लीजिए ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसको हम मेजर करेंगे पोल से, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। या ये भी कहा जाता है, बुक्स में ऐसे लिखा होता है, इफ यू मेजर अ डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेक इट नेगेटिव, है ना। क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है बच्चे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, एंड यू आर मेजरिंग डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यू आर मेजरिंग द डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो सी से पी की तरफ है, एंड यू आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, तो टेक इट नेगेटिव। ओके, फोकल लेंथ अगेन पोल से मेजर करते हैं, देन फोकल लेंथ आल्सो टेक इट नेगेटिव। सो इन कॉनकेव मिरर, किसी भी मिरर या लेंस में यू तो नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। अब बचा वी की बात। अगर आपका इमेज इस तरफ बन रहा है, इमेज अगर आपका मिरर के इस फ्रंट मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो वी शुड बी नेगेटिव। सो वी शुड बी नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस, आप नेगेटिव साइन ले लीजिएगा। एक केस में इमेज बन रहा था आपका इस तरफ, इन वन केस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो वी हम पॉजिटिव लेंगे। तो वी पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस तरफ जब बनेगी तो यहीं पे। अब अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें, एच आई की बात करें, तो एच आई कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो एच आई निगेटिव कब होगा, जब माइनस वाई एक्सिस पे जाएगा, या यूं ऐसे समझ लो, रियल एंड इन्वर्टेड, का केस होगा। ठीक है, यहां पर एच आई देखो, यहां पे एच आई देखो पॉजिटिव होगा, यहां पर एच आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज साइन कन्वेंशन, डिटेल साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर।
ये जो हमने आपको शॉर्टकट बताया था, इसको भी आप ओवरलैप करोगे तो आपको सेम मिलेगा, बस जिस मतलब अगर ना समझ आए, जिसको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेक्शन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका पोल हो गया, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा जाएगा, तो यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। ये कौन सा केस है, कॉन्वेक्स मिरर केस है, कॉन्वेक्स मिरर केस है ना बच्चे। एच ओ पॉजिटिव, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस में है, ठीक है। इमेज हमेशा इसकी फोकस में बनती है या बिटवीन फोकस एंड पोल के में बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो V कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो रही है, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोले इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। So if you measure a distance in the same direction of incident ray, take it positive sign. इसकी फोकल लेंथ भी इधर ही मेजर होगा, पोल से मेजर करेंगे तो एफ बी पॉजिटिव होगा, एफ बी पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज इसकी पॉजिटिव होती है, तो हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो टेक इट पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड फोकस इज ऑल्सो पॉजिटिव। This is the sign convention for convex mirror. This is sign convention for convex mirror. Is it clear? Next is lenses. The first is convex lenses. So in convex lenses, आपको पता है दो फोकस होता है, यहाँ पे F1 टू F1, F2 टू F2. Object is placed this side, U taken negative, U taken negative. ओके, इमेज फॉर्म अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस तरफ, जिस तरफ इंसिडेंट रे होगी, जिस तरफ आपकी इंसिडेंट रे होगी उस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सो एच आई शुड बी नेगेटिव, V is positive, focal length is positive. सो V पॉजिटिव आपको तब मिलेगा जब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस।
एंड एच आई ऑल्सो इज निगेटिव। ठीक है, एक केस में आपकी इमेज इस तरफ बन रही थी, आप बताइएगा किस केस में एच आई इमेज इस तरफ बन रही थी। तो ये जो डिस्टेंस है v नेगेटिव मेजर की जाएगी। v नेगेटिव होगा जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, या ये कह लीजिए ऑन अ सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एंड हाइट ऑफ इमेज इज टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इज टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इज टेकन पॉजिटिव। ओके, ये कुछ साइन कन्वेंशन है। यहां पर जब मिरर आएंगे तो मिरर फॉर्मूला यूज होगा, और मिरर फॉर्मूला होगा आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन होगा आपका -v/u जो कि होगा hi/ho। ये आपका मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला होगा। ठीक है, और भी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनाया गया v और f के रिस्पेक्ट में, u और f के रिस्पेक्ट में, आप देखिएगा फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले की बात करें तो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उधर प्लस था ना, हाँ ठीक है। और मैग्निफिकेशन होता है v/u और आपका होता है hi/h। ठीक है, एक और साइन कन्वेंशन रह गया, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, object is placed in front, image form here, इसमें u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, सब नेगेटिव होता था। hi and ho आर पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन ऐसे पूछा गया था, मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है,
का। जो लोग मेरी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, सिद्धांता वाले बच्चे, मानसरोवर रमेश नगर, बच्चों आप लोग इसको देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर है ये ऑप्टिक्स का। तो लगभग 4 लेक्चर या 5वां लेक्चर है शायद जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो 5 लेक्चर में आपको ऑप्टिक्स हो जाएगा। प्रिज्म लास्ट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और एक टॉपिक छोड़ूंगा मैं, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मैं इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट पर कवर कराऊंगा। इंस्ट्रूमेंट का एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा मैं, जिसमें ट्रांसफार्मर, एसी, जनरेटर, टेलीस्कोप, ये सब एक ही में होगा। वो एक लेक्चर रहेगा बस, उसका नोट्स बन गया है, मैंने शेयर कर दिया, फिर शेयर कर दूंगा। तो एक क्लास लूँगा मैं 2-2.5 घंटे की, जिसमें सारे फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, है ना। ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है, आपका एसी आ गया, आपका ये इससे जो 2 इंस्ट्रूमेंट इससे हैं, गैल्वेनोमीटर हो गया, सब एक ही बार में हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या भला है, थोड़ी सी बात करें तो एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में हम 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास को जोड़ दें तो वो जो सरफेस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। इसमें कुछ बातें दी गई हैं, अगर आप देखोगे, बस नाम के लिए लिख बना रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये फ्रंट फेस है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। जिस तरफ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान लो इस पे लाइट गिर रही है तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग फेस, ठीक है। सही सब है। प्रिंसिपल सेक्शन, रिफ्रैक्टिंग एज जिधर से हो रहा है, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज से परपेंडिकुलर काटोगे तो जो आपको प्लेन मिलेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। ये कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी, पता होना चाहिए, कीवर्ड्स हैं। क्या पूछी जाएंगी, क्लास 10th की बात याद करते हैं कि प्रिज्म पे ये इंसिडेंट रह गई, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, हल्का सा बैंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में गई। यहाँ पर एक और नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, अब यहाँ से निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये पाथ होगी हमारी, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये भी नॉर्मल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो पहला चीज़ हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, फर्स्ट चीज़ हमें प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, या यूँ कह लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। पहला ये नॉर्मल प्रिज्म के लिए, किसके लिए, नॉर्मल प्रिज्म। अगर हमारे पास दूसरा चीज़ प्रूफ करना है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, तो दूसरा हमें प्रूफ करना है कि मिनिमम एंगल डेविएशन एक होता है, डेल्टा मिनिमम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा मिनिमम। तो मिनिमल एंगल डेविएशन के थ्रू हमें प्रूफ करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन होता है। क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है, तीसरी चीज प्रूफ करनी है फॉर वेरी थिन प्रिज्म, मतलब एंगल ए जो है बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा प्रिज्म, उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। नॉर्मल प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंसिडेंट, इमर्जेंट और इस तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंट, इमर्जेंट पर नहीं डिपेंड कर रहा है, केवल डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म में। तो ये 3 प्रिंसिपल हमें प्रिज्म में साबित करने हैं, बस हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, ठीक है। साबित कैसे होगा, ज्योमेट्रिकली और स्नेल्स लॉ की मदद से। बस एक तो ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा स्नेल्स लॉ का। तो चलिए साबित करते हैं इसको फिर से। तो हम जो नॉमेनक्लेचर लेके चल रहे हैं वो ऐसा लरोरा वाला लेके चल रहे हैं, ताकि एक फ़ायदा ये हो कि जब हम रिवाइज करें तो ईजी हो। उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट को आई डैश लिया है, तो हम वही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई डैश लेके चला है तो हम लोग आई डैश, तो हम फिगर बना रहे हैं 9.9
इंसिडेंट रे हल्की सी बैंड, हल्की सी पैरेलल दिखेगी बट ये बैंड होगी, फिर ये इमर्जेंट। ठीक, अरे खुला है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझो। अच्छा मैं क्लास ले रहा हूँ एक बार रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ हाँ मैं रिकॉर्ड कर आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट बैठिए। अब देखिए ये नॉर्मल बनाना है, और नॉर्मल ऐसे बनाना है कि क्वाड्रिलेटरल बने। क्या बने? क्वाड्रिलेटरल बने, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना था। ये नॉर्मल बना, यहाँ पर n, ये आपका q नॉर्मल q, और ये भी नॉर्मल। तो q n और n आर द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो q and r n आर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग फेस। रिफ्रैक्टिंग फेस, यहाँ पर ए भी रिफ्रैक्टिंग फेस है और ये ए सी रिफ्रैक्टिंग फेस है। ओके, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट। अब उसके बाद दूसरा काम ये हम एक्सटेंड करेंगे इसको, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को बैक साइड बुलाएंगे, है ना। तो ये m पॉइंट पे मिल रही है और ये बना आपका डेल्टा। ठीक है, अब लेवलिंग की बात करें तो इसको एंगल I, इसको R, इसको R डैश और इसको I डैश। ठीक है, याद रखना है। सारी लेबलिंग हो गई? बिल्कुल हो गई। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यूँ समझ लो कि इन क्वाड्रिलेटरल नाम देना पड़ेगा Q, यहाँ पर Q और ये R। इन क्वाड्रिलेटरल A Q N R, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस एंगल N 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि अपोजिट हाँ क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली इन ट्राइंगल QN R में R प्लस R डैश और एंगल N ये भी 180 डिग्री होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों 180 डिग्री है, तो ये भी बराबर होंगे। जब इनको बराबर का तो N से N कट जाएगा, तो बचेगा ये, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें मिल गया एंगल A जो है इसका और इसका सम है, R प्लस R डैश का सम है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब लगाने जा रहे हैं हम लोग। अब एक चीज समझना, देखो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें देखना, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। तो जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वो होगी I माइनस R, क्योंकि पूरा I होगा उसमें से R घटा दें। और एंगल 2 जो होगा वो होगा आपका I डैश माइनस R डैश। बिल्कुल, है ना। तो अब अगर ये ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल MQR, इन ट्राइंगल MQR, तो डेल्टा इज ए एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों का सम के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 1 क्या है? I माइनस R, और एंगल 2 क्या है? एंगल 2 है I डैश माइनस R डैश। थोड़ा अरेंज कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, और R प्लस R डैश क्या है? A। तो ये हो जाएगा आपका I माइनस I डैश, सॉरी प्लस माइनस A। यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे हम लोग। तो ये हो गया पहला प्रूफ, छाप लो। पहला प्रूफ डन, एक क्वेश्चन हो गया, PYBQ में आया। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना, एंड सब्ट्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है,
आर डैश क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ऑन फेस AC, AC फेस के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह काम करेगा। और आई डैश क्या है, आई डैश है एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। आसान सा डेरिवेशन। अब यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक ग्राफ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कि अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हैं, तो वो कुछ यू शेप का मिलता है। वो क्या होता है यू शेप, बताता हूं। ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये तब अचीव किया गया एक्सपेरिमेंटली जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर हो गया। तो मिनिमम डेविएशन अचीव व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल अगर मिल जाए, उस केस में जो डेविएशन मिला वो सबसे कम मिला। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जैसे जैसे आई बढ़ाया जा रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज किया जा रहा था, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस कंडीशन को अचीव किया और फिर और आगे इंक्रीज किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स से I1, और फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इस ग्राफ का जो कंक्लूजन वो ये है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे, आपका एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा, डेल्टा मिल। तो डेल्टा मिल तभी मिलेगा जब आई और आई डैश क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब हम लिखने जा रहे हैं, चाहो तो बना लो वाला ग्राफ, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, इज इंपॉर्टेंट ग्राफ। आप ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, पधारो, कैसे हो? सब बढ़िया। कैसा रहा वीकेंड? काफी लंबा वीकेंड, हम लोग काफी 7-8 दिन बाद मिल रहे हैं। क्यों? थर्सडे को मिले थे, सैटरडे को तो मैं क्लास ही नहीं लिया था। तो ग्रेविटेशन का ये 4th टेस्ट, और इस बार आप 30 में 30 लाएंगे। उम्मीद है कि 30 में 30 लाएंगे। 5:30 to 7। हाँ, खाओ क्या आए हो ना। बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगी अब तो, प्री बोर्ड का ज़माना है, 5-5 घंटे की क्लासेस होंगी अब तो। ये लोग भी पढ़े थे 5-5 घंटे, ये लोग भी पढ़ेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल।
ये पैरेलल एमसीक्यू है। हाँ फर्स्ट एमसीक्यू है, 1 नंबर का है, फिर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 10 फिर से 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने फिर रिपीट मार दिया कैलकुलेशन पेपर 3 से। फर्स्ट में n है, ठीक है, 1/n टाइम्स है, तो सब n है, पहला एमसीक्यू है। अब धीरे एमसीक्यू भी ऐड करेंगे ना, एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग, ये बना रखा है मैंने दिमाग में कि 4 टेस्ट होना चाहिए हर चैप्टर का। सर पर इसके अंदर दो सेम नहीं आया, I1 और I2। हाँ आएगा, ऐसा अचीवेबल होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये फिर से मान लो ये है मैक्सिमम डेविएशन, क्या है, तो आपको मैक्सिमम डेविएशन 2 बार मिलेगा 2 पॉइंट पे, बट देखो अब इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो ये 30 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे, ये 32 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो 40 पे भी आपको मिला एंगल ऑफ डेविएशन लेट से 66 डिग्री, और इस पे भी मिला 66 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन तो थीटा में मेजर करेंगे, तो ये मिल सकता है। ये सारा किस तरह से मिला आपको, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट के लिए, है ना, मैथमेटिकली नहीं लिखा है, एक्सपेरिमेंटली है। अब यहां से कंक्लूजन उठाया गया कि अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा मीन, तो कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई होगा कि एंगल बहुत ही छोटा होना चाहिए, एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, और इतना छोटा है कि I और I डैश, R और R डैश आपस में बराबर हो रहे हैं, R और R डैश बराबर हो रहे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो डेल्टा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मिनिमम। तो अगर ऐसा होता है, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, नाउ कैन बी राइट लाइक दिस, A प्लस डेल्टा प्लस I डैश, ये इक्वल टू का सिंबल है, जो अभी हमने प्रूफ किया, यही प्रूफ किया ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा मीन, इसकी जगह लिख सकते हैं I प्लस I दैट इज 2I, दैट इज I प्लस डेल्टा मीन, यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2, अभी देखना यूज करेंगे। सिमिलरली हमें पता है कि A होता है R प्लस R डैश, और बहुत ही छोटा था 2R हो गया, तो यहां से R हो जाएगा A/2। देखना अब लगाऊंगा मैं स्नेल्स लॉ, अब यूज करेंगे स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस फर्स्ट, AC वाले सरफेस पे, AC वाले सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, तो आपका होगा सर साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I की जगह पे ये रख दूंगा और R की जगह पे ये रख देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया साइन A प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 अपॉन साइन डेल्टा A अपॉन 2, ये आपका मिल गया। जो सेकंड प्रूफ करना था मुझे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा मीन वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अचीव हो गया है ना, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो इस रिजल्ट का नाम है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल डेविएशन, है ना, ये भी लिख लो। ये वैलिड तभी होगा जब मिनिमम एंगल डेविएशन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहले देख लो कौन सा सबसे आसान क्वेश्चन है, उसको करो। जैसा थर्ड आसान है, 4 आसान है, 5 आसान है, 7 आसान है, डेरिवेशन है 7th। चलो तो अटेम्प्ट करो, तुम जितना आ रहा है उतना अटेम्प्ट करो। टाइम भरपूर दिया, 90 मिनट दिया मैंने 10 क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चनों की संख्या मैंने घटा दी है और टाइम उतना ही रखा है। पहले 20 होते थे ना 90 मिनट में, तो तुम्हारी बात को मैंने ध्यान में रखा कि 20 क्वेश्चन कहाँ होते हैं 90 मिनट में, तो क्वेश्चन मैंने 10 कर दिए।
डन, अचीवेबल, बहुत बढ़िया। अब फिर से एंगल ऑफ मतलब मिनिमम एंगल डेविएशन पे ही थर्ड वाला अचीव करना है इक्वेशन हमें। कंडीशन यही है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो आई है वो नियर अबाउट बराबर होगा साइन आई के, भाई छोटी एंगल है ना, ये 10 के बराबर भी होता है, लिखते भी ऐसे आर ऑल्सो इक्वल टू साइन आर फॉर डेल्टा मिनिमम, है ना, फॉर डेल्टा मिनिमम। बहुत ही अच्छा, एक सेकेंड, डेल्टा मिनिमम नहीं, कंडीशन ये लगाना है कि हमें वेरी थिन प्रिज्म लेना है। क्या लगाना है? डेल्टा मिनिमम नहीं, हमें जो प्रिज्म लेनी है वो बहुत ही थिन लेनी है, जिसका ए बहुत ही कम है। तो डेविएशन थ्रू, टॉपिक का नाम है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो यहां से ये साबित करना है कि जो डेल्टा है वो केवल किस चीज पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ प्रिज्म पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, केवल दो चीज पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ये बात साबित करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड डेविएशन, थर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है। तो अगर ऐसा है तो हमने कहा कि सर एंगल बहुत ही कम है, तो काम करते हैं, साइन आई जो है, साइन आई जो है वो आई के बराबर है, साइन आर जो है वो आर के बराबर। तो अगर हम फर्स्ट फेस पे, ये फेस नंबर ए बी है, इस फेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ ऑन फेस ए बी, स्नेल्स लॉ ऑन फेस ए बी, तो होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और चूंकि ये बहुत ही छोटा है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ऑन फेस ए सी, फॉर फेस ए सी, यहां पर भी एंगल छोटा ही है, तो यहां पर होगा साइन आई डैश इमरजेंट अपॉन साइन आर डैश, साइन आर डैश, ये भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी होगा, अगेन ये एंगल छोटा है, तो आई डैश अपॉन आर डैश। तो आपका यहां से फॉर्मूला बना आई डैश इज इक्वल टू आर डैश इंटू म्यू, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन का, हमारे पास फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन का। नाउ फ्रॉम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आई प्लस आई डैश माइनस ए, आई की जगह पर रखेंगे म्यू आर, आई डैश की जगह रखेंगे म्यू आर डैश माइनस ए। तो यहां से म्यू कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश माइनस ए, और आर प्लस आर डैश क्या है? ए है, तो हो जाएगा ये, यहां से ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से ए कॉमन ले लेते, तो जो हमारा थर्ड डेरिवेशन था वो था आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये भी अचीव हो गया। तो प्रिज्म के ये 3 डेरिवेशन हमारे सिलेबस में थे जो कि अचीव हो गए। उसके पास डिस्पर्सन ऑफ लाइट सब बच्चों वाला चीज़ है, ऐसा पूछेगा भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं है कि वेवलेंथ अलग अलग होती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, फिर से प्रिज्म लपेट हो गए तो फिर सेम हो जाती है, कुछ नहीं पूछता है, सब फालतू बातें। तो स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? हाँ हाँ चलो, थ्योरेटिकली चैप्टर डन। क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ 4-5 इसी पे, प्रिज्म पे। और लेंस नहीं किया, लेंस में क्या रह गया? सर पूरा लेंस नहीं, अच्छा लेंस रह गया है, लेंस में का फॉर्मूला किया है मैंने? नहीं सर, रह गया है? हाँ, ओहो, पूरा लेंस। तो लाओ यार लेंस में का फॉर्मूला कराते हैं पहले, मुझे लगा वो हो गया है। अच्छा तो लेंस मेकर का डेरिवेशन नहीं हुआ है?
1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 नहीं हुआ, अभी करते हैं, क्या बात है। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस किया होगा, हाँ स्फेरिकल सरफेस है वो लेंस मेकर फॉर्मूला रह गया। ठीक ठीक, कोई नहीं, उसी को करना चाहिए था पहले, बट ठीक है, मेरे दिमाग में था कि हमने कर लिया है। एक तो हौच पौच हो रहा, 3 जगह पढ़ा रहा हूँ ना, सेम टॉपिक 3 जगह चल रहा है। अभी कहीं ऑप्टिक्स खत्म किया हूँ मैं, कल परसों खत्म किया एक बच्चे का, हो सकता है दिमाग में जा रहा होगा। देखे मल्टीपल टाइम पेपर लेने का फ़ायदा दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ तो हम लोग चिढ़ते हो कि सर इतना पेपर लेते हैं, लगता है मेरा नंबर आ जाएगा, तुम्हारा ही इम्प्रूवमेंट होगा, हर पेपर में इम्प्रूव कर रहे हो, इसीलिए सेक्शनल टेस्ट भी बनाए, इसीलिए हुआ कि टॉपिक वाइज बनेगा। हाँ जी, तो अब हैंड डालिए लेंस में का फॉर्मूला एस एल और से 9.24। थोड़ा इसका डायग्राम समझना जरूरी है, डायग्राम ही कॉन्सेप्चुअल है, प्रूफ तो कुछ नहीं है, प्रूफ तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो हम लोग जो डेरिवेशन सीखेंगे वो कॉन्वेक्स का सीखेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है कि कॉनकेव से करो कॉन्वेक्स से लिखो, ज़्यादा आसान है हमारा कॉन, ऐसा कर सकते हैं, कॉनकेव से भी कर सकते हैं, बट कॉन्वेक्स वाला ज़्यादा आसान लगता है मुझे, तो हम वही करेंगे। और जो रिजल्ट डालने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 2 रेडियस ऑफ एपर्चर होता है ना, और म्यू हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसी को कंपेयर करते हैं हम लोग उससे, क्या कहते हैं, चलो इसको करते हैं फिर हम आगे आते हैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझना ज़रूरी है। डायग्राम कहीं से लगा दिया जाता है इसको अटैच करके, क्योंकि बनाना इसमें गड़बड़ हो जाएगा मेरे से, कॉपी में तो बन जाएगा, इसमें गड़बड़ होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा हमने सीखा था ना कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो इसमें भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या करना है। लेंस मेकर फॉर्मूले में करना ये है कि हम लेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, तो एक बार के लिए भूल जाओ ये सरफेस अवेलेबल नहीं है, है ही नहीं है, तो जब ये नहीं अवेलेबल है और ऐसे मटेरियल है तो ये कैसा बिहेव करेगा वाला, है ना, रेयर से डेंसर। दूसरे वाले केस में उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले जैसा बनाए थे हमने। सेकंड केस में क्या करेंगे, ये वाला सरफेस कंसिडर करेंगे, रेड वाला, फिर ये भूल जाएंगे कि ये कुछ है भी, अभी भी स्फेरिकल सरफेस है, बट कैसा है, कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव है, और 2 बार यूज करेंगे फॉर्मूले को और फिर कंपेयर करके बनाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट है और इसकी वर्डिंग भी पढ़नी पड़ती है इसीलिए पैराग्राफ से। तो मैं पहले ना कहीं से डायग्राम अटैच कर दूँ इसमें, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। चलो नहीं चल रहा, मैं बनाता ही हूँ फिर, चलो समय वेस्ट हो जाएगा बस, चलो बनाते हैं इसको। तो बुक से एक बार हो तो देख लो, फिगर नंबर 9.70 है, थोड़ा अगर गलत बन जाए तो हेल्प हो जाएगी।
एक बार डायग्राम समझ गया तो सारा खेल हो जाएगा, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और दो लाइन लेंगे, एक पैरेक्सियल लेंगे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलेगी, और एक लेंगे यहाँ से। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, आप ये फर्स्ट रे गई, ठीक है, आप ये समझ, आप इमेजिन ये करोगे इस फेस पे, थोड़ा सा बैक साइड पे आ जाओ, इस फेस पे पहला फेस, तो आप दिमाग में ये इमेजिन करो कि ये वाला नहीं है, ये वाला बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, इस तरह से, है ना, ये है ना, और फिर ऐसे जाएगा रेयर टू डेंसर। तो पहला बैंड, अच्छा दूसरा आपका ये फर्स्ट बैंड होगा इस सरफेस पे इस तरह से, ठीक। अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूं बिना बैंड के, अगर इसका एक्सटेंडेड वर्जन बनाऊं तो ये एक्सटेंड होके यहां मीट करेगा, ठीक है, जहां पे बैंड हुआ है। ये आपको मिलेगा इमेज 1, क्या मिलेगा, इमेज 1। यही इमेज 1 सेकंड केस में आपका ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज 1 बना है ये अभी सेकंड केस में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की तरह रूल करेगा। तो क्या होगा सेकंड केस में, जो यहाँ बैंड हुआ है ना, ये लाइट कलर चेंज कर दें, यहां से जब लाइट आएगी तो ये फिर बैंड करेगा, तो आपका जो फाइनल इमेज मिला वो यहां मिलेगा, ये मिलेगा फाइनल इमेज। अब देखो और क्या क्या बनाना है, अभी और भी बाकी है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल जो है सेंटर से पास कर, जहां से ये बैंड हुआ है। दूसरा एक नॉर्मल और लेना है जो कि इस इमेज ने पास किया है, ये वाला है ना, तो एक नॉर्मल इसको लेना है, और ये भी नॉर्मल जो है आपका पास करेगा किससे, सेंटर से। नॉर्मल कहां से, सेंटर से पास करेगा, C1, ठीक है। अब समझते हैं सर, तो पहला C1 ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ये बनेगा आपका R1, ठीक है, ये वाला बनेगा डिस्टेंस R2। पहला ऑब्जेक्ट था प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा आपका U, ठीक है। आपका फाइनल इमेज बना, ये बना V, और ये V1 है, और V1 के बारे में आप जब पढ़ोगे तो ये लिखा जाएगा, इट इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे, इस पैराग्राफ में सारी बातें जो लिखी हैं। अच्छा कुछ एजम्पशंस भी हैं, वही कि कम फोकल लेंथ का एपर्चर का लेंगे, पैरेक्सियल रे होगी, तो एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, ये वाला सरफेस ABC। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC पे जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा आपका ये μ2/V1, क्योंकि अब इसके लिए तो इमेज I1 है ABC सरफेस के लिए, तो μ2 होता है इमेज डिस्टेंस, माइनस μ1/μ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R1, इक्वेशन नंबर 1। ये आया रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC। अब बड़े प्यार से तो मैंने पैराग्राफ पढ़ना है। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, ये लिख दिया हमने, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V इज इमेज डिस्टेंस एंड R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, बहुत हाईलाइट, बट वाले से, बट एक्चुअली द रे MN जो बैंड हुई है, ये जो बैंड हुई है, ये MN, actually the ray MN suffer another refraction at surface ADC, bending away from the normal at point N. The emergent ray meet the principal axis at point I, which is the final image of O formed by lens. For refraction at secondary surface, that is ADC, I1 act as a virtual object. I1 act as a virtual object. So
फेस ADC I1 act as a वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो U1 के नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो अब फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V1, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। ये किसके लिए? ये वाला जो हमारा रिफ्रैक्शन था, कॉनकेव वाला रिफ्रैक्शन, दो सरफेस को मिक्स किया गया है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए मैंने कहा पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा इस बात को। I1 act has a virtual object placed in medium of refractive index μ2। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इसको एज्यूम करो इस तरफ रखा हुआ है, हाँ। एंड I is a real image formed in medium of refractive index μ1। Therefore, the relation between object distance v1, image distance v, अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब इस वाले केस में देखना सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हुआ v1, इमेज डिस्टेंस आपका हुआ v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ आपका r2। इसकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये याद रखना। अब क्या करना है? ऐड करना है 1 और 2 को, फिर एक जैसे टर्म को एक तरफ ले चलेंगे। एडिंग 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो बड़ा प्यार पूर्वक ऐड करेंगे, प्यार पूर्वक ऐड करेंगे और कुछ आर को एक तरफ ऐड करेंगे, तो ये बन रहा है μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत से μ1 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u और μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बहुत प्यार से देखिए, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, अब कंडीशन बना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, then image is formed at focus, image formed at, then v become f। तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला इक्वल हुआ, देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी ये तो गया 0, u इज इक्वल टू इंफिनिटी रखो 0, और ये आ गया क्या f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू आया μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर ओरिजिनल गोल्डन लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन सेट करोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे मॉडिफाई होगा कि इफ μ1 की वैल्यू 1 रख दें, μ2 की वैल्यू μ रख दें, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रख देते हैं, दूसरा कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो आवर फॉर्मूला सिंप्लीफाई, ये तो 1 हो गया, तो μ माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे, सब कुछ r1 और r2 के लिए, f1 और f2 के लिए। तो साइन कन्वेंशन वही मैं पहले बता रहा था, फिर हम बता देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ही लेंदी हो गया ये, तो ये मिनिमाइज होने पर दिखिएगा कि नहीं दिखिएगा? दिख रहा है? डायग्राम तो तुम इस बुक से बनाओ, बाकी ये नोट कर लो, कोई स्टेप ना समझा, और वो पैराग्राफ हाईलाइट कर लेना जो मैं बोला मैंने, ये वाला। ये पैराग्राफ बहुत सी बातें एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो लिख लोगे। ये पैराग्राफ नहीं समझ आएगा तो ये कैसे लिखे वो नहीं समझ आएगा, फिर तो ऐड ही करना है। हाँ जी देविक बताओ।
लेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे जहन में था कि मैंने करा दिया, देख रहे हो ऐसे कन्फ्यूजन, तुम ना बताते तो मेरे को लगता, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ना मैं यहाँ पे। हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये तो रिवीजन पार्ट में चल रहा है, क्योंकि चैप्टर में कच्चा पक्का था। मेरे को जिगिसा ने बोला था कि शायद सर मेरे को एक बार और करा था, तो मैंने कहा चलो, बट जिगिसा एब्सेंट, ट्रिप पे गई, वो भी एब्सेंट हो गया। आर्या बताता भी नहीं है क्यों नहीं आऊँगा। ये एसी काम नहीं कर रहा यार बच्चे, देविक एसी लगा तो नहीं, काम नहीं कर रहा है, चालू तो है, पता नहीं रिमोट कहाँ है, रिमोट है भी कि नहीं है। चलो रहने दो, मैं लाता हूँ, अभी जाऊँगा अभी ना उधर। अभी विकास सर बुलाएंगे। हो गया, देख लो। अब देखो सर, अगला है लेंस फॉर्मूला, है ना, टॉपिक नंबर 9.6। ये रे डायग्राम रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख लेना, बहुत फालतू चीज़ें हैं, इसमें टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक नंबर 9.26, दैट इज थिन लेंस फार्मूला नाम दिया गया है ना। वो लेंस फार्मूला ही एक्चुअली 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/, थैंक यू बच्चे, ठीक है, 1/v माइनस, क्लास टेस्ट तो देना पड़ेगा। कब बताया था मैंने? कल तो मैं आता नहीं हूँ मैं, ऐसा तो ही होता है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अभी पढ़ ले, परसों फिर टेस्ट है, ग्रेविटेशन टेस्ट 5, टेस्ट तो आज देना पड़ेगा। देवी देखो दे रहा है मेहनत, ये का टेस्ट का डेट बताओ कब बताया था मैंने? थर्सडे को मैं क्लास लिया था, थर्सडे बताया था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन। देख रहा हो विनोद कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। अच्छा जाओ पहले मैथ पढ़ो, चलो ठीक है पहले मैथ पढ़ो। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका डेरिवेशन करना है हमें, ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें कई सारे हैं, मैं कौन सा आसान लग रहा है मेरे को ना, यही वाला आसान लग रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर, रियल एंड नोटेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा आसान लग रहा है, यही वाला कर लेते हैं। कोई भी एक करना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही आने चाहिए आपको, पेपर में ऐसा लिखा नहीं होता है। तो लेट्स कम टू दिस लेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला कुछ नहीं है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हेलो, तो बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है। देखो तुम लोग चुपचाप 10th में लेंस फार्मूला पढ़ लिए थे ना, अब डेरिवेशन करना पड़ रहा है, आया कहाँ से वो, तो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, आखिरी डेरिवेशन है ये, है ना, खत्म। तो हम कंडीशन लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इमेज फॉर्म बियॉन्ड, मतलब ये वाला केस है f1 to f1 या f2 ले लो, जैसा समझ आए, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नहीं देखना है निहारिका, गलत बात है, नया पेपर बनेगा, चलो देख लो, नया पेपर बनेगा, नया पेपर बनेगा तुम लोग के लिए। 2 बच्चे का रीटेस्ट, 3 बच्चों का रीटेस्ट होगा, हाँ कोई बात नहीं।
तो इमेज बन रही इस तरफ है ना। तो चलो सर थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, पैरेलल, फोकस, देख लेना है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ये मिल गया आपका, बन गया। लेबलिंग करें, ए बी, फिर समझ रहे हो रीटेस्ट का पेपर थोड़ा टफ हो जाएगा। अरे दे लो तुम जितना आ रहा था, तो आ रहा तुमने दे ही लिया, चलो कोई इशू नहीं। एक सेकंड बस, फॉर्मूले तो नहीं आते। ये वी, अब देखो आप ट्राइंगल ले लो, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। आप ट्राइंगल ले लो, ए डैश बी डैश, हाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और एक ट्राइंगल ये ले लो, दोनों सिमिलर होगा ना, तो एक तो 90 डिग्री है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों सिमिलर हो गए। ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी ओ। तो एक सेकेंड, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्राइंगल लेते हैं छोटा वाला, अब एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये वाला, ये भी सिमिलर हो सकता है। हाँ होगा ना सिमिलर, कैसे होगा वैसे सिमिलर, ऐसे सिमिलर कैसे होगा, इसमें तो वर्टिकली अपोजिट भी नहीं लगेगा। ए डैश बी डैश एफ एंड एम, एम कहाँ है लेबलिंग में, एम ओ एफ, एम ओ एफ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बनेगा एम ओ एफ, एम ओ एफ, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में फिर से देखो, एक ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ और एक ट्राइंगल है एम ओ एफ, ये एम ओ एफ। अब ठीक है ना, अब ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली 90 डिग्री, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, है ना। सो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों सिमिलर होंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब इसमें बी, एक सेकेंड, इसमें हाइट लेते हैं, हाइट अपॉन हाइट, सो ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसी का रेप्लिका है ना यहाँ पे, तो इन दोनों की हाइट सेम होगी। तो हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस एफ बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस, है ना। तो ये आपका बनेगा क्या, ओ एफ, पक्का। अब सोचने वाली क्या बात है, किसको किसको इक्वल करना है, 1 और 2 में क्या इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है कि, हाँ एक चीज और, ये जो ए बी है इसको एमओ लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल ही है। तो ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू ओ बी डैश बी ओ, है ना। अब इक्वल करते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। अच्छा हमें करना क्या, हमें यू वी और एफ के रिस्पेक्ट में स्प्लिट करना, इसको करना। तो अब दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं एक बार, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, तो हमारे पास रिजल्ट आया, नाउ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नंबर कम आते हैं, कोई इशू नहीं है, खुश हुआ करो कितने लोग फेल हुए, ठीक है। अच्छा बी डैश एफ, थोड़ा ट्राइंगल फिर से आना पड़ेगा, ज्योमेट्री पूरी ज्योमेट्री, बी डैश एफ, तो बी ओ, हाँ तो बी ओ मिलेगा आपका किसके किसके, इसको कैसे करा जाए, बी ओ, इधर लिखता हूं मैं, नहीं हाँ वो तो बाद में रख लेंगे, पहले ये बताओ बी डैश ओ, ये पूरा है ना, और अच्छा बी डैश एफ,
इसको हम माइनस करेंगे ना वैसे तो, ये कैसे होगा? एक सेकेंड यार, बी डैश ओ पूरा वी है, हाँ फिर यहाँ पे लिख लेते हैं ना, बी डैश ओ वी है, बी ओ यू है, बी ओ क्या है? यू है, और ओ एफ आपका फोकल लेंथ है। इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस। अब हम कैसे इसको तोड़ें कि ये फॉर्मूला बने? अच्छा रेसिप्रोकल कर दें क्या इसको? हैं? नहीं, रहने देते हैं। बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ। तो बी डैश ओ आपका है माइनस, इस तरफ तो प्लस आता है ना, तो उल्टा साइन कन्वेंशन क्यों लिए? प्लस होगा, प्लस वी, और बी ओ हो गया माइनस यू, और बी एफ बी एफ बी डैश एफ बी डैश एफ। अगर मैं ऐसे निकालूं बी डैश एफ को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? बी डैश ओ माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, है ना? तो देखते हैं कुछ इससे हो रहा है क्या। बी ओ पूरा था वी, है ना, वी, और ओ एफ है आपका एफ, है ना, अपॉन एफ। तो अब एक बात देखो, इन दोनों को सॉल्व करके कुछ मिल रहा है क्या? v अपॉन यू माइनस v माइनस एफ, ये हो गया 1। वैसे कर देंगे जैसे आपने बताया था u v f से डिवाइड करने के। हाँ, वो मिरर में ना मल्टीप्लाई कर दें क्या? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, v माइनस एफ अपॉन एफ, अगर मैं इधर कर दूंगा तो वी एफ है ना, माइनस यू वी माइनस यू एफ, हाँ, अगर मैं यू वी एफ से डिवाइड कर दूं, यू वी एफ से, है ना, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ से एफ कट गया, वी से वी कट गया, माइनस 1 अपॉन यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, 1 अपॉन एफ से एफ कट गया, क्या था यार ये? यू था ना, यू से यू कट गया तो माइनस 1 अपॉन यू, अरे वी 1 अपॉन वी। तो अगर अरेंजमेंट करा जाए कुछ, क्या करें बताओ? इसको उधर भेज दें तो हो तो गया, हो गया हो गया हो गया। इट्स मिरेकल मिरेकल मिरेकल। इक्विलिब्रियम जी एम एम अपॉन एक्स माइनस इक्वल करने वाला इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ये लाइन है, अगर ये लाइन है मान लो, पूरा डिस्टेंस आर है, इसको तुमने एक्स माना तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ का फोर्स का इक्वेशन और इस तरफ का, जब ये वाला एफ लोगे तो ये डिस्टेंस ले लेना, और जब ये वाला फोर्स लोगे तो मान लो यहाँ पे मास है एम एम स्मॉल एम, तो इसके लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या लगाओगे? इसके लिए लगाओगे एफ इज इक्वल टू जी एम टू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम में तो दोनों बस नेट फोर्स का मतलब, हाँ नहीं नहीं, अब आ गए हो तो पढ़ के जाओ, क्या बात करते हो यार। इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे, रिवीजन ये लो, शेयर करो, दे दो, ये लो शेयर करो, शेयर शेयर शेयर। कौन से हो जाएगा? क्यों? ओए होए, अच्छा तभी विकास सर कह रहे थे कुछ हो तो गया डेरिवेशन यार, हम कहीं कहाँ फंस रहा है ये, हो गया ना।
ठीक है, यही आखिरी डेरिवेशन था। इसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है, वो बना देता हूँ मैं। लेंस फॉर्मूला मेरे फॉर्मूला का डेरिवेशन है। सोचो क्या जिंदगी थी 10th में, करना ही नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन का भी डेरिवेशन आएगा नहीं, बट ठीक है देख लेना, आसान है ये भी, ट्रायंगल से ही होगा। एक देख लो, एक चीज बाद में करना नोट, क्या नाम है चैतन्य, देखो एक चीज देख लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला। तो अगर u से डिवाइड कर दूं तो u/v माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा u/f, u/v इज इक्वल टू हो जाएगा u, एक सेकंड बच्चों आवाज नहीं करो प्लीज, ये हो जाएगा है ना, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो u/v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस f/f हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो v/u इज इक्वल टू हो जाएगा f/u प्लस एक, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का बना जब u और f में रिलेशन बनाना था। एक और बनेगा v और f में, तो वो देखो कैसे बनेगा, सेम है, अब v से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, v से डिवाइड कर देंगे, कुछ है नहीं खास, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v से डिवाइड कर देना, v/u इज इक्वल टू v/f, तो 1 माइनस v/u इज इक्वल टू u/f, है ना। अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, आपकी मर्जी है ना। तो 1 माइनस u/f इज इक्वल टू v/u, तो जाएगा आपका f माइनस u/f इज इक्वल टू v/u। और ये क्या है, फिर से मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्म मिले, ये मिला f(u) और ऊपर वाला क्या था, ये भी दोनों सेम ही था क्या, दोनों सेम कैसे आ गया, एक v का आना चाहिए ना, ये v आएगा, दोनों सेम कैसे आ सकता है, v आएगा है ना। अब ठीक है, सर का फोन नहीं चार्ज है, अभी फोन नहीं करो, जो भी हो। तुम्हारी लड़ाई खुद से है, अगर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है ना देने दो, अगला टेस्ट पेपर इससे भी टफ बनेगा। आपको क्या लगता है जो रीटेस्ट होगा वो इजी होगा, है? इसमें एड ऑन किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हटाकर नया क्वेश्चन रखा जाएगा। तो इसी के साथ ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी है रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, सिद्धार्थ, मानसरोवर और रमेश नगर, बच्चों ऑप्टिक्स का सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रिवीजन के साथ खत्म हो गया। चिटफुट जो बचा है वो आप सेल्फ स्टडी जब करोगे तो उसमें कवर हो जाएगा, PY BQ करोगे तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा अनाउंसमेंट, देखो क्या करने जा रहे थे हम, यहाँ के बच्चों को भी बता दें, वहाँ तो बता ही दिया हमने। एक सिस्टम बनाया मैंने, सिस्टम क्या मतलब प्लान बनाया, स्टडी के प्लान बनाया मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ताकि 15 दिन के अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दें। तो प्लान कुछ ऐसा है, कहाँ गया प्लान, हाँ प्लान ऐसा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल में दो चैप्टर उठ रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो अभी जो बता रहा हूँ मैं मानसरोवर के लिए बता रहा हूँ, सिद्धार्थ मानसरोवर के लिए, बाद में स्वैप कर देंगे। तो पहले चैप्टर 11 और चैप्टर 13 दैट इज डुअल नेचर और न्यूक्लियस, ये ऑफलाइन जाएगा सिद्धार्थ पे अपकमिंग वीक से, मतलब 15 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर। इसी समय इस तरफ ऑनलाइन और ऑफलाइन DTS पे चलेगा चैप्टर आपका चैप्टर 12 दैट इज क्या है, एटम और सेमीकंडक्टर, सेम 15 से 22 एंड 23 से 1 नवंबर। तो टारगेट ये है, उसके बाद क्या होगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इन बच्चों को, इनकी रिकॉर्डिंग इन बच्चों को अवेलेबल होगी। और जब 1 नवंबर खत्म हो जाएगा तो यहाँ वाले बच्चे 2 चैप्टर ऑनलाइन देखे रहेंगे, वहाँ वाले बच्चे 2 चैप्टर ऑनलाइन देखेंगे। तो जो ऑनलाइन देखे हैं 1 नवंबर के बाद वो स्वैप होके ऑफलाइन हो जाएगा फिर से। इससे क्या होगा, एक तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और हर बच्चा 2 बार चैप्टर पढ़ लेगा, यानी कि 15 दिन के अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ही 4 चैप्टर होगा पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। फिर हम 1 नवंबर के बाद, मेरा टारगेट है 1 नवंबर के बाद जो क्रैश कोर्स की बात है, क्रैश कोर्स के मॉडल में पूरा चैप्टर फिर से
चैप्टर 1 से लेके रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये ध्यान रहे थोड़ा, तो बस इतना अनाउंसमेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग देख लेना, बाकी खत्म हो गया। और 1 नवंबर से, वैसे अभी तक मैंने सैम्पल पेपर 4 अपलोड कर दिए ग्रुप पे, ठीक है। 1 नवंबर से सैम्पल पेपर 5 से शुरू होगा और सैम्पल पेपर 30 तक जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू हो गया। जो चैप्टर नहीं तैयार होगा पहले डिस्कस कर लेंगे, उन पेपर में से उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देंगे। 39 क्वेश्चन में से अगर मान लेते हैं कि टॉप 5 ही चैप्टर के करने हैं, तो बचे हुए चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग डिलीट कर देंगे। ऐसे सो ऑन करते करते आखिर तक जाते जाते सारा चैप्टर हमारा हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर जो बनेगा, ऐसा कोई टाइपिस्ट नहीं है मेरे पास कि मैं डिलीट करवाऊंगा। तो सैम्पल पेपर 300 बने हुए हैं, तो वो मैं पूरा का पूरा ही दूंगा, है ना। बाकी मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जो क्वेश्चन गलत होगा उस सैम्पल पेपर का उस नोटबुक में डिटेल आंसर आपको लिखना है। मिस्टेक नोटबुक हर नेक्स्ट सैम्पल पेपर पे प्रीवियस मिस्टेक नोटबुक देख के आनी है, ताकि अगर मान लो लेंस में का फॉर्मूला आया, पहले पेपर में गलत हो गया, दूसरे फॉर्मूला में फिर से आएगा पेपर में, नोटबुक देख के आए रहोगे तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से सैम्पल पेपर का जर्नी चलेगा। बाकी टॉप 500 सीरीज में 4 फाइल भेजी है मैंने, 500 क्वेश्चन, टॉप 500 वो करने हैं, प्लस PYBQ भेज रहा हूं मैं 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, है ना, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, तो 1400 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं PYBQ। तो ये बहुत बहुत होता है यार, इसको अगर अचीव कर ले कोई तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। सो आज की क्लास यहीं तक चैतन्य, बाकी